किस्से गलियारों के पेश करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखरबाली। इसके 2 भाग आप पहले सुन चुके हैं। अब तीसरा भाग। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे गर्मियों की आकस्मिक आग लहक उठती है। लेकिन उनकी जलन और चिंगी भेगनी पड़ी अन्नपूर्णा को। उनका तो सोना खाना हराम हो गया। एक दिन बारिश हो रही थी, बादल घिरे थे। ऐसे में बदन पर सुवासित महीन चादर और जूही की माला गले में डाले महेंद्र मगन मन अपने सोने के कमरे में पहुंचा। अचानक आशा को चौंका देने के विचार से जूतों की आवाज न होने दी। झांक कर देखा, पूरब की खुली खिड़की से पानी के छींटे लिए हवा के तीखे झोंके कमरे में आ रहे हैं। दिया बुझ गया है और आशा नीचे बिछावन पर पड़ी रो रही है। महेंद्र जल्दी से उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है? वो दूने आवेग से रोने लगी। बड़ी देर के बाद महेंद्र को जवाब मिला कि मौसी से और बर्दाश्त न हो सका। वो अपने फुफेरे भाई के यहाँ चली गई। महेंद्र के मन में आया, गई तो गई, लेकिन बदली की ऐसी सुहानी सांझ को खराब कर गई। अंत में सारा गुस्सा माँ पर आया। वही तो इन सारे अनर्थों की जड़ हैं। महेंद्र ने कहा, हम भी वही चले जाएंगे जहाँ चाची गई हैं। देखते हैं माँ किससे झगड़ती हैं। और उसने नाहक ही शोरगुल के साथ असबाब बांधने के लिए कुली को बुलाना शुरू कर दिया। राजलक्ष्मी समझ गई। धीरे धीरे महेंद्र के पास आई, शांत स्वर में पूछा, कहाँ जा रहा है? महेंद्र ने पहले कोई जवाब ही न दिया। 2-3 बार पूछे जाने पर बताया, चाची के पास। राजलक्ष्मी बोली, अरे तो मैं ही उन्हें यहाँ बुला देती हूँ। राजलक्ष्मी उसी समय पालकी पर सवार होकर अन्नपूर्णा के घर गई। गले में कपड़ा डालकर हाथ जोड़ते हुए कहा, खुश हो मजली बहू, मुझे माफ करो। अन्नपूर्णा ने जल्दी जल्दी उनके पैरों की धूल ली। कातर स्वर में कहा, दीदी मुझे दोषी क्यों बना रही हो? तुम जैसा हुक्म दोगी वैसा ही करूंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम चली आई हो तो मेरे बेटा पतूहू भी घर छोड़कर यहीं आ रहे हैं। कहते कहते वो रो पड़ी। जिठानी देवरानी दोनों घर लौट आईं। तब भी वर्षा हो रही थी। अन्नपूर्णा जब महेंद्र के कमरे में पहुंची, आशा का रोना थम चुका था। महेंद्र बातों से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था। आसार थे कि बदलियां यूं ही नहीं गुजर जाएंगी। अन्नपूर्णा ने कहा, चुन्नी तू मुझे घर में भी न रहने देगी और कहीं जाऊं तो भी पीछे लग जाएगी। क्या मेरे लिए कहीं चैन नहीं? आशा चौंक पड़ी। महेंद्र बड़ा ही खींच कर बोला, क्यों चाची, चुन्नी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अन्नपूर्णा ने कहा, बहू की ऐसी बेहयाई बर्दाश्त न हो सकी, तभी यहाँ से चली गई थी। फिर अपनी सास को रुलाकर मुँहजली ने मुझे क्यों बुलवाया? जीवन के इस अध्याय में माँ चाची ऐसी विग्रहकारिणी होती हैं, महेंद्र को इसका पता न था। दूसरे दिन राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवा कर कहा, बेटा बिहारी, तुम एक बार महेंद्र से पूछ कर देखो। जमाने से गांव नहीं गए, मैं एक बार बारासात जाना चाहती हूँ। बिहारी ने कहा, जमाने से नहीं गई तो क्या हुआ? खैर मैं पूछ कर देखता हूँ, मगर वो राजी भी होगा ऐसा नहीं लगता। महेंद्र ने कहा, जन्मभूमि को देखने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन माँ का वहाँ ज़्यादा दिन न रहना ही अच्छा होगा। बरसात के मौसम में वो जगह अच्छी नहीं। महेंद्र बड़ी आसानी से राजी हो गया। इससे बिहारी कुड़ गया। बोला, माँ अकेली जाएंगी, वहाँ उनकी देखभाल कौन करेगा? भाभी को भी साथ भेज दो ना। कहकर बिहारी हंसा। बिहारी के इस गहरे व्यंग से कुंठित होकर महेंद्र ने कहा, मेरे लिए ये कोई मुश्किल है क्या? मगर बात इससे आगे न बढ़ी। बिहारी इसी तरह आशा के मन को विमुख कर दिया करता और ये जानकर कि आशा इससे कुड़ती है, उसे मजा आता। कहना बेकार होगा, राजलक्ष्मी जन्मभूमि के दर्शन के लिए उतनी बेताव न थी। गर्मी के दिनों में जब नदी का पानी सूख जाता है तो मल्लाह कदम कदम पर लग्गी से ठाह लेता है कि कहाँ कितना पानी है।
राजलक्ष्मी ने सोचा न था कि उनके बारासात जाने का प्रस्ताव इतनी जल्दी मंजूर हो जाएगा। सोचा, अन्नपूर्णा और मेरे दोनों के घर से बाहर जाने में फर्क है। अन्नपूर्णा भीतरी मतलब समझ गई। कहने लगी, दीदी जाएंगी तो मैं भी न रह सकूंगी। महेंद्र ने मां से कहा, सुन लिया तुमने? तुम जाओगी तो चाची भी जाएंगी। अपनी गृहस्थी का क्या होगा फिर? राजलक्ष्मी विद्वेष के जहर से जर्जर होकर बोली, तुम भी जा रही हो मंजली? तुम्हारे जाने से काम कैसे चलेगा? नहीं, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। राजलक्ष्मी उतावली हो गई। दूसरे दिन दोपहर को ही तैयार हो गई। महेंद्र ही उन्हें पहुंचाने जाएगा, इसमें किसी को भी शुभ न था। लेकिन रवाना होते वक्त मालूम पड़ा महेंद्र ने मां के साथ जाने के लिए प्यादे और दरबान तक रख रखे हैं। बिहारी ने पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए क्या भैया? महेंद्र ने लजा कर कहा, मेरे कॉलेज की। बिहारी ने कहा, खैर तुम छोड़ दो, मैं माँ को मैं ही छोड़ाऊंगा। महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। अकेले में आशा से बोला, सचमुच बिहारी ने ज्यादती शुरू कर दी है। वो ये दिखाना चाहता है कि माँ का ख्याल मुझसे ज्यादा रखता है। अन्नपूर्णा को रह जाना पड़ा, परंतु लाज, कुड़न और खींचने से वो सिमटी सी रही। चाची में ये दुराव देखकर महेंद्र नाराज हुआ और आशा भी रूठी रही। राजलक्ष्मी मायके पहुंची। तय था कि उन्हें छोड़कर बिहारी आ जाएगा, लेकिन वहां की हालात देखकर वो वहीं ठहर गया। राजलक्ष्मी के मैके में महज दो एक बूढ़ी विधवाएं थीं। चारों तरफ घना जंगल और बांस की झाड़ियां, पोखर का हरा भरा पानी। दिन दोपहर में सियार की हुआ हुआ से राजलक्ष्मी की रूह तड़प उठती। बिहारी ने कहा, माँ, जन्मभूमि ये जरूर है, मगर इसे स्वर्गादपि गरीयसी तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर लौट जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। राजलक्ष्मी के प्राण भी कांप उठे। ऐसे में विनोदनी भी आ गई। विनोदनी के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। महेंद्र से और कभी बिहारी से उसके विवाह की बात चली थी। विधना की लिखी भाग्यलिपि से जिस आदमी से उसका विवाह हुआ वो जल्दी ही चल बसा। उसके बाद से विनोदनी घने जंगल में अकेली लता सी इस गांव में घुटकर जी रही थी। वही अनाथ राजलक्ष्मी के पास आई, उन्हें प्रणाम किया और उनकी सेवा जतन में जुट गई। सेवा तो सेवा है, घड़ी को आलस नहीं। काम की कैसी सफाई, कितनी अच्छी रसोई, कैसी मीठी बातचीत। राजलक्ष्मी कहती, काफी देर हो चुकी बिटिया, तुम भी थोड़ा सा खा लो और खाकर सो जाओ। वैसे राजलक्ष्मी उसकी फुफिया सास थी। अपने प्रति बड़ी लापरवाही दिखाती हुई विनोदनी कहती, हमारे दुख सहे शरीर में नाराजगी की गुंजाइश नहीं। आहा, कितने दिनों के बाद तो अपनी जन्मभूमि आई हो, यहाँ है भी क्या? काहे से तुम्हारा आदर करूं? बिहारी तो 2 ही दिनों में मोहल्ले भर का बुजुर्ग बन बैठा। कोई दवा दारू तो कोई मुकदमे के राय मशवरे के लिए आता। कोई उसकी इसीलिए खुशामद करता कि किसी बड़े दफ्तर में उसके बेटे की नौकरी दिला दे। कोई उससे अपनी दरख्वास्त लिखवाता। बूढ़ों की बैठक और कुली मजूरों के ताड़ी के अड्डे तक वो समान रूप से आता जाता। सभी उसका सम्मान करते। गंवई गांव में आए कलकत्ता के उस नवयुवक के निर्वासन दंड को भी विनोदनी अतःपुर की ओट से हल्का करने की भरसक कोशिश किया करती। मोहल्ले का चक्कर काट कर जब भी वो आता तो पाता कि किसी ने उसके कमरे को बड़े जतन से सहेज संवार दिया है। कांसे के एक गिलास में कुछ फूलों पत्तों का गुच्छा सजा रखा है और सिरहाने के एक तरफ पढ़ने योग्य कुछ किताबें रख दी हैं। किताबें में किसी महिला के हाथ से बड़ी कंजूसी के साथ छोटे अक्षरों में नाम लिखा है। गांव में अतिथि सत्कार का जो आम तरीका है उससे इसमें थोड़ा फर्क था। उसी का जिक्र करते हुए बिहारी जब तारीफ करता तो राजलक्ष्मी कहती, और ऐसी लड़की को तुम लोगों ने कबूल नहीं किया। हंसते हुए बिहारी कहता, बेशक हमने अच्छा नहीं किया माँ, ठगा गया, मगर एक बात है,
विवाह न करके ठगना बेहतर है, ब्याह करके ठगाता तो मुसीबत थी। राजलक्ष्मी जी के बारे में बार बार यही आता, यही तो मेरी पतोहू बनने योग्य थी, क्यों ना हुई भला। राजलक्ष्मी कलकत्ता लौटने का जिक्र करती तो विनोदिनी की आंखें झलझला उठती। कहती, आखिर तुम 2 दिन के लिए क्यों आई बुआ? अब तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रहूंगी? भावावेश में राजलक्ष्मी कह उठती, तू मेरी बहू क्यों ना हुई बेटी, मैं तुझे कलेजे से लगाए रखती। सुनकर शर्म से विनोदिनी किसी बहाने वहां से हट जाती। राजलक्ष्मी इस इंतजार में थी कि कलकत्ता से विनीत अनुरोध का कोई पत्र आएगा। माँ से अलग महेंद्र आज तक इतने दिन कभी न रहा था। माँ के इस लंबे विछोह ने निश्चित ही उसके सब्र का बांध तोड़ दिया होगा। राजलक्ष्मी बेटे के गिड़गिड़ाहट भरे पत्र का इंतजार कर रही थी। बिहारी के नाम महेंद्र का पत्र आया। लिखा था, लगता है माँ बहुत दिनों के बाद मैके गई हैं, शायद बड़े मजे में होंगी। राजलक्ष्मी ने सोचा, महेंद्र ने रूठ कर ऐसा लिखा है, बड़े मजे में होंगी। महेंद्र को छोड़कर बदनसीब माँ भला सुख से कैसे रह सकती हैं? अरे बिहारी, उसके बाद क्या लिखा है उसने, पढ़कर सुना तो जरा। बिहारी बोला, और कुछ नहीं लिखा माँ। और उसने पत्र को मुट्ठी में दबोच कर एक कॉपी में रखा और कमरे में एक और धप्प से पटक दिया। राजलक्ष्मी अब भला थिर कैसे रह सकती थी? हो ना हो महेंद्र माँ पर इतना नाराज हुआ है कि बिहारी ने पढ़कर सुनाया नहीं। गौ के थन पर चोट करके बछड़ा जिस प्रकार दूध और वात्सल्य का संचार करता है, उसी प्रकार महेंद्र की नाराजगी ने आघात पहुंचाकर राजलक्ष्मी के घुटे वात्सल्य को उभार दिया। उन्होंने महेंद्र को माफ कर दिया। बोली, आहा, अपनी बहू को लेकर महेंद्र सुखी है, रहे जैसे भी हो वो सुख से रहे। जो माँ उसे छोड़कर कभी एक पल नहीं रह सकती, वही उसे छोड़कर चली आई है। इसीलिए महेंद्र अपनी माँ से नाराज हो गया है। रह रहकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। उस दिन वो बार बार बिहारी से जाकर कहती रही, बेटे तुम जाकर नहा लो, यहाँ बड़ी बदपरहेजी हो रही है तुम्हारी। राजलक्ष्मी अड़ गई, नहीं नहीं, नहा डालो। बार बार जिद करने से बिहारी नहाने गया। उसके कमरे से बाहर कदम रखना था कि झपट कर राजलक्ष्मी ने वो किताब उठा ली और उसके अंदर से पत्र को निकाला। पढ़कर विनोदिनी सुनाने लगी। शुरू में महेंद्र ने माँ के बारे में लिखा था, लेकिन बड़ा मुख्तसर। बिहारी ने जितना भर सुनाया उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आशा का जिक्र था। मौज मज़े और खुशियों से विभोर होकर लिखा था। विनोदिनी ने थोड़ा पढ़ा और शर्म से थक गई। कहा, ये क्या सुनोगी बुआ? राजलक्ष्मी का स्नेह से अकुलाया चेहरा पल भर में जमकर पत्थर जैसा सख्त हो गया। जरा देर चुप रहीं, फिर बोली, रहने दो। और चिट्ठी उन्होंने वापस न ली, चली गईं। चिट्ठी लेकर विनोदिनी को क्या रस मिला वही जाने। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दोपहर के तपे बालू सी जलने लगीं। उसका निश्वास रेगिस्तान की बयार जैसा गर्म हो गया। कैसा है महेंद्र, कैसी है आशा, और इन दोनों का प्रेम ही कैसा है, यही बात उसके मन को मथने लगी। पत्र को गोद में डाले, पांव फैलाए, दीवार से पीठ टिकाकर सामने ताकती वो देर तक सोचती रही। महेंद्र की वो चिट्ठी बिहारी को फिर ढूंढे न मिली। अचानक उसी दोपहर में अन्नपूर्णा आ धमकी। किसी बुरी खबर की आशंका से राजलक्ष्मी का कलेजा सहसा कांप उठा। कुछ पूछने की उन्होंने हिम्मत ना की। वो फक पड़े चेहरे से अन्नपूर्णा की तरफ ताकती रह गई। अन्नपूर्णा ने कहा, कलकत्ता का समाचार ठीक है? राजलक्ष्मी ने पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे? अन्नपूर्णा बोली, दीदी अपनी गृहस्थी तुम जाकर संभालो, संसार से अपना जी उचट गया है। मैं काशी जाने की तैयारी करके निकली हूँ, तुम्हें प्रणाम करने आई। जान में अनजान में जाने कितने कसूर हो गए हैं, माफ़ करना। और तुम्हारी बहू? कहते कहते आंखों में आंसू उफन पड़े। वो नादान बच्ची है, उसके माँ नहीं। वो दोषी हो चाहे निर्दोष,
तुम्हारी है। अन्नपूर्णा और न बोल सकी। राजलक्ष्मी जल्दी से उनके नहाने खाने का इंतजाम करने गईं। बिहारी को मालूम हुआ तो वो घोष की मठिया से दौड़ आया। अन्नपूर्णा को प्रणाम करके बोला, ऐसा भी होता है भला? हम सबको निर्दयी की तरह ठुकरा कर तुम चल दोगी? आंसू जब्त करके अन्नपूर्णा ने कहा, मुझे अब फेरने की कोशिश मत करो बिहारी। तुम लोग सुखी से रहो, मेरे लिए कुछ रुका न रहेगा। बिहारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महेंद्र की किस्मत खोटी है, उसने तुम्हें रुखसत कर दिया। अन्नपूर्णा चौंक कर बोली, ऐसा मत कहो, मैं उस पर बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मेरे गए बिना उनका भला न होगा। बहुत दूर ताकता हुआ बिहारी चुप बैठ गया। अपने आंचल से सोने की 2 बालियां निकालकर अन्नपूर्णा बोली, बेटे ये बालियां रख लो, बहू आए तो मेरा आशीर्वाद जताकर इन्हें पहना देना। बालियां मस्तक से लगाकर आंसू छिपाने के लिए बिहारी बगल के कमरे में चला गया। जाते वक्त बोली, मेरे महेंद्र और मेरी आशा का ध्यान रखना बिहारी। राजलक्ष्मी के हाथों उन्होंने एक कागज दिया। कहा, ससुर की जायदाद से जो मेरा हिस्सा है वो मैंने इसी वसीयत में महेंद्र को लिख दिया है। मुझे हर माह सिर्फ 15 रुपये भेज दिया करना। झुककर उन्होंने राजलक्ष्मी के पैरों की धूल माथे लगाई और तीर्थ यात्रा को निकल पड़ी। आशा को डर लगा, क्या हुआ ये? माँ चली गई, मौसी चली गई, उन दोनों का सुख मानो सबको खल रहा है। अब उसकी बारी है शायद। सूने घर में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे न जाने कैसे लगने लगी। संसार के कठोर कर्तव्यों से प्रेम को फूल के समान तोड़कर अलग कर लेने पर ये अपने ही रस में अपने को संजीवित नहीं रख पाता, धीरे धीरे मुरझाकर विकृत हो जाता है। आशा को भी ऐसा लगने लगा कि उनके अथक मिलन से एक थकान और कमजोरी है। वो मिलन रह रहकर मानो शिथिल हो जाता है। प्रेम की जड़ अगर कामों में न हो तो भोग का विकास पूर्ण और स्थायी नहीं होता। महेंद्र ने भी अपने विमुख संसार के खिलाफ विद्रोह करके अपने प्रेमोत्सव के सभी दीपों को एक साथ जलाकर बड़ी धूमधाम से सूने घर के अमंगल में ही उसने आशा से कहा, तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है चुन्नी? मौसी चली गई तो तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों रहती हो? हम दोनों के प्रेम में क्या सभी प्रेम समाये हुए नहीं हैं? आशा दुखी होकर सोचती, अपने प्रेम में कोई अपूर्णता तो है। मैं तो मौसी की बात सोचा करती हूँ। सास चली गई हैं, इसका मुझे डर लगता है। घर के कामकाज अब ठीक से नहीं चलते। नौकर चाकर कन्नी काटने लगे। तबीयत खराब है कहकर नौकरानी एक दिन नहीं आई। रसोई पकाने वाला ब्राह्मण शराब पीकर गायब हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, खूब मजा आया, आज हम लोगों ने खुद ही रसोई बनाई। गाड़ी से महेंद्र न्यू मार्केट गया। कौन सी चीज कितनी चाहिए इसका इसे कुछ भी पता न था। बहुत सा सामान उठाकर खुशी खुशी घर लौटा। उन चीज़ों का क्या किया जाए ये आशा भी ठीक से नहीं जानती थी। प्रयोग के ही दिन में 2-3 बज गए और बहुत से अजीबोगरीब खाना तैयार करके महेंद्र को बड़ा मज़ा आया। लेकिन आशा महेंद्र के उस मज़े में साथ न दे सकी। अपनी अज्ञता पर उसे मन ही मन बड़ी लज्जा और कुड़न हुई। कमरे की चीज़ें इस कदर बिखर गई थीं कि ज़रूरत पर कुछ पाना ही कठिन था। महेंद्र की डॉक्टरी वाली छुरी एक दिन तरकारी काटने के काम आई और कूड़ों के ढेर में जा गिर चुकी। जिस पर वो नोट लिखा करता था वो कॉपी पंखे का काम करके अंत में रसोई की राख में आराम करने लगी। इन अनहोनी घटनाओं से महेंद्र के कौतूहल की सीमा न रही, लेकिन आशा को इससे तकलीफ होने लगी। बेतरतीबी के बहाव में सारी गृहस्थी को बहाकर हंसते हुए उसी के साथ बहते चलना उस बालिका को विभीषिका सा लगा। एक दिन शाम को दोनों बरामदे में बैठे थे। सामने खुली छत। बारिश खुल जाने से कलकत्ता की दूर तक फैली इमारतों की चोटियां चांदनी में नहा रही थीं। बगीचे में मौलसिरी के बहुत से औदे फूल लाकर आशा माथा झुकाए माला गूंद रही थी। महेंद्र खींचातानी करके, रुकावट डालकर, उल्टा सीधा सुनाकर नाहक ही झगड़ना करना चाहता था।
बेवजह इस तरह सताए जाने के कारण आशा उसे झिड़कना चाहती थी कि किसी बनावटी उपाय से उसका मुंह दबाकर महेंद्र उसकी कहन को अंकुराते हुए कुचल रहा था। किसी पड़ोसी के पिंजड़े की कोयलिया कूक उठी। महेंद्र ने उसी दम अपने सिर पर झूलते हुए पिंजड़े को देखा। अपनी कोयल पड़ोसी की कोयल की बोली चुपचाप कभी नहीं सह सकती। आज वो चुप क्यों है? महेंद्र ने कहा। तुम्हारी आवाज से लजा गई है। उत्कंठित होकर आशा ने कहा। आज इसे हो क्या गया? आशा ने निहोरा करके कहा। मजाक नहीं, देखो ना उसे क्या हुआ है। महेंद्र ने पिंजरे को उतारा, पिंजरे पर लिपटे हुए कपड़े को हटाया। देखा कोयल मरी पड़ी थी। अन्नपूर्णा के जाने के बाद खानसामा छुट्टी पर चला गया था। कोयल का किसी ने ख्याल ही न किया था। देखते ही देखते आशा का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी उंगलियां चल न सकीं। फूल यों ही पड़े रह गए। चोट तो महेंद्र को भी लगी, लेकिन नाहक ही रस भंग होगा, इसलिए उसने इसे हंसकर टालने की कोशिश की। बोला, अच्छा ही हुआ मैं इधर डॉक्टरी को निकलता और उधर ये कमबख्त कू करके तुम्हें जलाया करती थी। कहकर अपने बाहुपाश में लपेटकर उसने आशा को अपने पास खींच लेना चाहा। अपने को धीरे धीरे उसके बंधन से छुड़ाकर आशा ने आंचल से मौलसिरी के सब फूल गिरा दिए। बोली, छिछी, अब देर क्यों, जल्दी जाकर माँ को ले आओ। इतने में दुतल्ले से महेंद्र भैया की पुकार सुनाई पड़ी। अरे रे, आओ आओ, महेंद्र ने जवाब दिया। बिहारी की आवाज से उसका हृदय खिल उठा। विवाह के बाद वो इन दोनों के सुख का बाधक बनकर कभी कभी आता रहा है। आज वही बाधा सुख के लिए निहायत जरूरी लगी। बिहारी का आना आशा को भी अच्छा लगा। वो जरा घूंघट खींचकर जल्दी से उठ बैठी। महेंद्र बोला, अरे जागा रही हो? और कोई नहीं, बिहारी आ रहा है। आशा ने कहा, भाई साहब के लिए नाश्ता ले आऊं? एक काम का मौका आ गया। इससे आशा का अवसाद कुछ हल्का हो गया। सास की कुशल के लिए घूंघट काढ़े वो खड़ी रही। बिहारी से अभी भी वो बोलती चालती नहीं। अंदर कदम रखते ही बिहारी ने कहा, तौबा तौबा, कैसे कवित्व के बीच में आ टपका मैं। खैर फिक्र न करो भाभी, मैं बेरंग वापस जाता हूँ। आशा ने महेंद्र की तरफ ताका। महेंद्र ने पूछा, माँ की क्या खबर है बिहारी? बिहारी बोला, माँ और चाची की चर्चा अभी क्यों भाई, काफ़ी समय है। कहकर बिहारी लौट पड़ा। महेंद्र ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिठा दिया। बिहारी ने कहा, देख लो भाभी, कसूर मेरा नहीं है, ये मुझे जबरन खींच लाया है, पाप इसने किया है, अभिशाप मुझ पर न पड़े। आशा से कोई जवाब देते नहीं बनता, इसलिए ऐसी बातों से वो खींच उठती है। बिहारी जानकर उसे तंग करता है। बिहारी ने कहा, घर की हालत आंखों से देख रहा हूँ, अब भी क्या माँ को लाने का वक्त नहीं आया? महेंद्र ने कहा, बेशक, हम तो उन्हीं की राह देख रहे हैं। बिहारी ने कहा, यही जताते हुए उन्हें पत्र लिखने में तुम्हें नाम का समय लगेगा, लेकिन उनकी खुशी का अंत न रहेगा। भाभी, उन 2 मिनटों के लिए महेंद्र भैया को तुम्हें फुर्सत देनी पड़ेगी, मेरी दरख्वास्त रही। आशा बिगड़कर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, जाने किस शुभ घड़ी में तुम दोनों की भेंट हुई थी, आखिर सुलह नहीं हो सकी, वही खटपट। बिहारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो बर्बाद किया ही, पत्नी भी बर्बाद करने पर तुली है, यही मुझसे नहीं देखा जाता, इसी से जब तब कुछ कह देता हूँ। महेंद्र, मगर नतीजा क्या होता है उसका? बिहारी, नतीजा तुम्हारे लिए कुछ खास नहीं होता, मेरे लिए थोड़ा बहुत होता है। बिहारी ने खुद बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखवाई और उस पत्र के साथ दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को लेने चला गया। राजलक्ष्मी समझ गई चिट्ठी बिहारी ने लिखवाई है, मगर फिर भी उससे रहा न गया। साथ साथ विनोदनी आई। लौटकर उन्होंने घर की जो बदतर हालत देखी, तमाम यों ही गंदा पड़ा, तीतर बीतर। इसीलिए बहू के प्रति उनका मन और भी खराब हो गया। लेकिन बहू में ये कैसा परिवर्तन! वो छाया सी उनके पीछे डोलती फिरती, कहें ना कहें हर दम हर काम में हाथ बटाने को मुस्तैद।
आ आकर वो कह उठती, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी फलीत करके रख दोगी तुम। जो काम आता नहीं उसमें हाथ क्या डालना। राजलक्ष्मी के जी में आया, हो ना हो अन्नपूर्णा के चले जाने के बाद से ही बहू की ये तरक्की हुई है। लेकिन फिर मन में आया, महेंद्र सोचेगा, चाची थी तो मैं बीबी के साथ निष्कंटक मौज करता था और माँ का पहुँचना था कि विरह का दुख शुरू हो गया। इससे यही साबित होगा कि चाची उसकी शुभैसी रही, माँ सुख का कांटा है। रहने दो, अपने को क्या पड़ी। इधर कहीं महेंद्र दिन को बुलावा भेजता तो बहू जाने में आना करना करती, राजलक्ष्मी ही झिड़का करती, महेंद्र बुला रहा है तुम टाल जाती हो। ज्यादा दुलार पाने का यही नतीजा होता है। जाओ, सब्जियां मैं देख लूंगी। फिर शुरू होता वही स्लेट पेंसिल और चारूपाठ का झूठा नाटक। प्रेम के अकारण अभियोग से एक दूसरे को दोषी ठहराना, किसका प्रेम ज्यादा वजनी है, इस पर निरर्थक वाद विवाद। वर्षा के दिन को रात और चांदनी रात को दिन बताना। ऐसे में एक दिन विनोदनी आशा के गले से लिपट कर बोली, बहन, तुम्हारा सौभाग्य अक्षय हो, जुग जुग। लेकिन चूंकि मैं दुखिया हूं, इसलिए क्या मेरी तरफ एक नज़र ताकना भी गुनाह है। छुटपन से ही अपने आत्मीय के यहाँ पराई सी पली थी, इसीलिए लोगों के सामने आशा सदा संकुचित रहा करती। जुड़ी बाहें और तीखी निगाह, अनिद्य मुखड़ा और भरी हुई जवानी लिए जब विनोदनी आई तो खुद बढ़कर उससे परिचय करने की हिम्मत आशा की न हुई। आशा ने गौर किया, राजलक्ष्मी से विनोदनी को किसी भी तरह का संकोच नहीं, और मानो आशा को दिखा दिखाकर राजलक्ष्मी भी उसका काफी आदर करती। ये भी देखा, घर के काम काज में विनोदनी पटु है, प्रभुत्व मानो उसके लिए बहुत ही सहज है। स्वभाव सिद्ध नौकर नौकरानियों से काम लेने, झिड़कने, फटकारने और हुक्म देने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती। ये सब देख भाल कर विनोदनी के आगे आशा अपने को बहुत छोटा समझने लगी। वही सर्वगुण संपन्न विनोदनी जब खुद उससे नेह की भीख मांगने आई तो उसका आनंद चौगुना उमड़ पड़ा। जादूगर के माया तरु की तरह उसके प्रेम का बीज एक ही दिन में अंकुराया, पत्तों से लद गया और फल फूल उठा। आशा ने कहा, हम तुम सखिया हुई, एक कोई नाम रख छोड़ें हम अपना। विनोदिनी ने हंसकर पूछा, क्या आखिर। आशा ने बहुत से अच्छे अच्छे नाम गिनाए, हर सिंगार, कदम, मौल सिरी। विनोदनी बोली, ये सारे के सारे बड़े पुराने पड़ गए हैं, इन दुलार के नामों की कहीं कोई कद्र नहीं। आशा ने पूछा, फिर तुम्हें कौन सा पसंद है। हंसकर विनोदनी ने कहा, चोखर बाली। आशा कोई मीठा सा नाम ही चाहती थी, लेकिन विनोदनी की पसंद से उसने दुलार की इस गाली को ही कबूल कर लिया। बाहों से उसकी गर्दन लपेट कर बोली, मेरी चोखर बाली, और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। आशा को एक साथी की बड़ी जरूरत थी। प्यार का त्योहार भी महज दो आदमियों से नहीं मनता, मीठी बातों की मिठाई बांटने के लिए गैरों की भी जरूरत पड़ती है। भूखी प्यासी विनोदनी भी नई बहू से प्रेम के इतिहास को शराबी की दहकती हुई सुरा के समान कान फैलाकर पीने लगी। सूनी दोपहरी में माँ जब सोती रहती, घर के नौकर चाकर निचले तल्ले के आरामगाह में छिप जाते। बिहारी की ताकीद से महेंद्र कुछ देर के लिए कॉलेज गया होता और धूप से तपी नीलिमा के एक छोर से चील की तीखी आवाज बहुत धीमी सुनाई देती तो कमरे के फर्श पर अपने बालों को तकिए पर बिखेरे आशा लेट जाती और पेट के नीचे तकिया रख कर पट पड़ी विनोदनी उसकी गुनगुन स्वर से कही जाने वाली कहानी में तन्मय हो जाती। उसकी कनपटी लाल हो उठती, सांस जोर जोर से चलने लगती। विनोदनी खोद खोद कर पूछती और छोटी से छोटी बात भी निकाल लेती। एक ही बात कई बार सुनती, घटना खत्म हो जाती तो कल्पना करती, कहती, अच्छा बहन, कहीं ऐसा होता तो क्या होता, और ये होता तो क्या करती। इन अनहोनी कल्पनाओं की राह में सुख की बातों को खींचकर दूर तक ले जाना आशा को भी अच्छा लगता। विनोदनी कहता, अच्छा भाई चोखर वाली,
तुझसे कहीं बिहारी बाबू का ब्याह हुआ होता तो। आशा, राम राम, ऐसा ना कहो, बड़ी शर्म आती है मुझे। हाँ, तुम्हारे साथ होता तो क्या कहने, चर्चा तो तुमसे होने की भी चली थी। विनोदिनी, मुझसे तो जाने कितनों की कितनी ही बातें चली, न हुआ ठीक ही हुआ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आशा प्रतिवाद करती, वो भला ये कैसे कबूल कर ले कि विनोदिनी की अवस्था उससे अच्छी है। उसने कहा, जरा ये तो सोच के देखो, अगर मेरे पति से तुम्हारा ब्याह हो जाता। होते होते ही तो रह गया। होते होते ही रह गया, क्यों नहीं हुआ। आशा का ये बिस्तर, ये पलंग, सभी तो उसी का इंतजार कर रहे थे। उस सजे सजाए शयन कक्ष को विनोदिनी देखती और इस बात को किसी भी तरह न भुला पाती। इस घर की वो महज एक मेहमान है। आज उसे जगह मिली है, कल छोड़ जाना होगा। तीसरे पहर विनोदिनी खुद अपनी अनूठी कुशलता से आशा का जूड़ा बांध देती और जतन से श्रृंगार करके उसके पति के पास भेजा करती। इस तरह खामखा देर कर देना चाहती। नाराज होकर महेंद्र कहता, तुम्हारी ये सहेली तो टस से मस नहीं होना चाहती, घर कब जाएगी। उतावली हो आशा कहती, नना, मेरी चोखर बाली पर तुम नाराज क्यों हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चर्चा उसे कितनी अच्छी लगती है, किस जतन से वो सजा संवार कर मुझे तुम्हारे पास भेजती है। राजलक्ष्मी आशा को कुछ करने धरने न देती। विनोदिनी ने उसकी तरफदारी की और उसे काम में जुटाया। विनोदिनी को आलस जरा भी नहीं था, दिन भर एक सी काम में लगी रहती। आशा को वो छुट्टी नहीं देना चाहती। एक के बाद दूसरा वो कामों का कुछ ऐसा काम बनाती कि आशा के लिए जरा भी चैन पाना गैर मुमकिन था। आशा का पति छत वाले सूने कमरे में बैठा चिढ़ के मारे छटपटा रहा है। ये सोचकर विनोदिनी मन ही मन हंसती रहती। आशा अकुला कर कहती, भाई चोकर बाली, अब इजाजत दो, वो नाराज हो जाएंगे। झट विनोदिनी कहती, बस जरा सा इसे खत्म करके चली जाओ, ज्यादा देर नहीं होगी। जरा देर में आशा फिर उद्विग्न होकर कहती, न बहन, अब वो सचमुच ही नाराज होंगे, मुझे छोड़ दो, चलूं मैं। विनोदिनी कहती, जरा नाराज ही हुए तो क्या, सुहाग में गुस्सा न मिले तो मोहब्बत में स्वाद नहीं मिलता, जैसे सब्जी में नमक मिर्च के बिना। लेकिन नमक मिर्च का मजा क्या होता है, ये विनोदिनी ही समझ रही थी। न थी सिर्फ उसकी पास सब्जी, उसकी नस नस में मानो आग लग गई। जिधर भी नजर करती चिंगारियां उगलती उसकी आंखें। ऐसी आराम की गृहस्थी, ऐसे सुहाग के स्वामी, इस घर को तो मैं राजा की रियासत, इस स्वामी को अपने चरणों का दास बना कर रखती। आशा को गले लगाकर, भाई चोखर बाली, मुझे बताओ ना, कल तुम लोगों में क्या बातें हुई। तुमने वो कहा था जो मैंने करने को कहा था। तुम लोगों के प्यार की बातें सुनकर मेरी भूख प्यास जाती रहती है।